नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, जैगम साहब हमारे साथ हैं, आमिर साहब हैं। लेकिन सबसे पहले नदीम मलिक साहब आपका पॉइंट लेना चाहेंगे। उस जानिब हम बढ़ गए हैं जो कि कुछ दिन पहले तक अंदाजा नहीं था। हम जंग से अमन का सफर इख्तियार कर चुके, मगर ये कितना पायदार होगा ये इस्लामाबाद में तय करने की कोशिश की जा रही है। हसासियत है तमामी मामलात की। आपकी निगाह में कौन से ऐसे निकात हैं जो स्टिकी हो जाएंगे दोनों जानिब से, ईरान है या अमेरिका, जहां पाकिस्तान को अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा कि ये स्टिकी ना हो, हम यहां से आगे निकल पाए? देखिए, पाकिस्तान का बुनियादी रोल तो ये है कि इनको इकट्ठे बिठा दे, और वो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली कर दिया। गिव एंड टेक अमेरिका और ईरान ने करना है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त इन दोनों ममालिक के ऊपर है कि गुंजाइश पैदा करें। पाकिस्तान फैसिलिटेशन का रोल अदा करेगा। पाकिस्तान अगर कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए किसी को इंकरेज करने की जरूरत है तो इंकरेज कर सकते हैं, लेकिन हम किसी की बाजू मरोड़ कर नहीं कह सकते कि ये काम करो और ये काम ना करो। दो चार जो बुनियादी नुकात हैं वो तो मेरी अकल के मुताबिक तो वो जो मुझे समझ आती है, बाकी तो ये डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उसी से रोशनी में पता चलेगा कि कौन कौन सी बातें आती हैं। ईरान के हिसाब से दो तीन जो नुक्ते बनते हैं वो मुस्तकिल जंग बंदी के ऊपर वाजे एक प्लान चाहेगा कि अमेरिका 6 महीने के बाद दोबारा उसके ऊपर हमलावर ना हो जाए। नेतन्याहू के पिछले आप 10 साल के बयान उठा के देख लें तो वो 10 साल से कह रहे हैं कि एटमी हथियार बनाने के 2 हफ्ते दूर है। पिछले 10 साल पहले भी कहता था, 2012 में भी, अब 2026 में भी यही कहता है कि 1 हफ्ते में अगर अटैक ना किया तो ईरान एटमी हथियार बना लेगा। एटमी हथियार बनाने से ईरान बहुत दूर है। तो उस मामले के ऊपर 2 नुक्ते हो गए। एक तो ईरान को एश्योरेंस चाहिए होगी कि अमेरिका या इसराइल 6 महीने के बाद दोबारा हमलावर नहीं होंगे, वाज़ेह प्लान चाहिए होगा। दूसरा, न्यूक्लियर के ऊपर आ जाए तो न्यूक्लियर के ऊपर ईरान को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सिविल न्यूक्लियर यूज के अलावा जो एटमी हथियार बनाने का प्रोग्राम है उसको तर्क करना पड़ेगा। दूसरा, जो 28 फरवरी से पहले तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन थी, अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली नहीं है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की ताकत कितनी है ईरान को भी पता है और इस पूरे इलाके और दुनिया को भी समझ आ गई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर बंद किया जाए तो पूरी दुनिया की इकॉनमी शटर हो सकती है 4 हफ्तों के अंदर अंदर। अभी एक दफा ईरान ने उसका मुजाहरा कर दिया, अब उसको पता है कि वो जब भी इसको वेपनाइज करेगा पूरी दुनिया को हिला सकता है। अमेरिका चाहता है कि उसके ऊपर उसका कोई ना कोई असर हो जाए। ईरान उसको मानेगा नहीं, लेकिन ये इंटरनेशनल वाटरवेज के जो प्रिंसिपल हैं उसके मुताबिक ये रास्ता खोलना पड़ेगा। यहाँ ईरान को गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी। जो उसका मिसाइल प्रोग्राम है वो उसका हक है, उसके दिफा के लिए ईरान को वो उसको रखना चाहिए, क्योंकि इसराइल से उसको खतरा है कि उसकी सिक्योरिटी, उसकी सलामती के ऊपर इसराइल हमलावर हो सकता है। तो अपने दिफा के लिए ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम मौसर तरीके से रखने का पूरा हक हासिल है। अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर फेस सेविंग उसको मिल सकती है, उस फेस सेविंग से लेके वो खुशी मनाए और पीछे हट जाए। ईरान दूसरा जो एक अपनी जमानत चाहता है हमले के हवाले से, दूसरा उसके ऊपर इंटरनेशनल जो सैंक्शंस है, और वो बहुत क्रिपलिंग सैंक्शंस है जिससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो रही है। वो चाहेगा कि अमेरिका उससे पीछे हटे, बैनुल अक़वामी बरादरी उसकी तरक्की के अमल को रिस्टोर करे। जो आज ट्रंप की ट्वीट है उससे ये तासुर मिलता है कि अमेरिका इस चीज के लिए आमादा है। वो जाहिर कर रहा है कि ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए और बाकी मामला के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसको खुली मिल जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये एश्योरेंस उसको मिल जाए और एग्रीमेंट हो जाए कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा और आईएईए के सेफगार्ड हो जाए। ये लंबा अमल चलेगा, लेकिन प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल ये तय हो जाए तो उससे अमेरिका को फेस सेविंग मिल जाएगी। ईरान जंग बंदी की जमानत ले और इंटरनेशनल सैंक्शन फौरी तौर पर उठाने का जो उसका मुतालबा है वो कबूल हो जाए। ये दोनों चीजें अगर हो जाए तो मेरे ख्याल है दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। अदरवाइज इजी एग्जिट जो है वो अमेरिका के पास भी नहीं है, और ईरान भी अगर इजी एग्जिट नहीं लेता, आसान रास्ता नहीं लेता, तो लंबे अरसे तक जंग को बरकरार रखना। 40 दिन उन्होंने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन लंबे अरसे तक इस चीज को बरकरार रखना और मजीद तबाही का रास्ता होगा। आपने क्योंकि लंबे अरसे की बात की, जो इससे पहले की डील थी ईरान की न्यूक्लियर डील थी 2015 की भी, उसकी भी इंटेंसिव टॉक्स जो थी 2013 में शुरू हुई थी। तकरीबन वो 20 महीने तक बातें होती रही, नेगोशिएशंस होती रही। उसके बाद वो 2016 में जाकर उसको हमने देखा कि वो इंप्लीमेंट हुई। तो हम यहां पर भी ऐसी ही उम्मीद रखें कि ये इतनी जल्दी मामला किसी एक करवट नहीं बैठेगा। हम देखेंगे कि ये मामला चलेंगे, इसके कुछ मजीद मराहिल भी होंगे जिससे गुजरेंगी ये डील्स, उसके बाद जाके कोई बात बनेगी। देखिए, सिर्फ न्यूक्लियर को ही अगर आप ले लें तो न्यूक्लियर के ऊपर तो ना जेडी वैंस को पता होगा, ना स्टीव विटकॉफ को पता होगा कि उसकी क्या टेक्निकलिटीज है। जो उधर से ईरानी टीम है वो भी सियासी तौर पर तो एक फैसला कर सकते हैं, कालीबाफ या साथ इराकी साहब, लेकिन उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उसमें ईरान के न्यूक्लियर साइड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठेंगे, आईएईए के लोग बैठेंगे, अगर किसी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को डालना है वो बैठेंगे। अगर पाकिस्तान की मदद चाहिए तो पाकिस्तान में बहुत एक्सपर्टीज है इस शोबे में, पाकिस्तान मदद कर सकता है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होगा जिसमें टेक्निकल निगोसिएशन होगी।
सिविल न्यूक्लियर यूज के हवाले से इनरिचमेंट लेवल क्या क्या होंगे। जैसे ये ओमान में बैठे थे तो ओमान में भी डिस्कशन हुई थी कि वो 3.67% चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, इसके ऊपर इनको बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन वो 60% जो अफसूदा यूरेनियम के स्टॉक फाइल्स ईरान के पास मौजूद है, वो हो सकता है कि उसको या तो IAEA के सेफगार्ड्स में देने पड़े या कोई ऐसा अरेंजमेंट करना पड़े कि ये पता चल जाए, ये एश्योरेंस हो जाए कि ईरान एटमी प्रोग्राम की तरफ नहीं जा रहा और फर्दर एनरिचमेंट को कैप कर दिया जाए कि ये मैक्सिमम है आपकी 8%। ठीक हो गया, ठीक है मलिक साहब। ये अभी ऊपर आसिफ साहब ने बात की स्पॉइलर की, और हमने गुज़िश्ता 2-2.5 हफ्ते में देखा कि जब भी मुज़ाकरात इनिशिएट हों, बातचीत की तरफ बढ़ें कि होल्ड किया जाए, पॉज आए जंग के अंदर, तो इजराइल ने मौका देखकर ज्यादा नुकसान किया, ज्यादा टारगेट किलिंग की, ज्यादा टारगेट्स अचीव करने की ईरान में कोशिश की है। गुज़िश्ता 2-3 दिन में हम ये देख रहे हैं कि जनूबी कोरिया, स्पेन, फ्रांस ये इजराइल से खुद ऑफेंड हो रहे हैं। वहां से ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि इजराइल और उनके दरमियान भी एक रिफ्ट नजर आ रहा है। फिर लेबनान का मामला ऐसा है कि वॉशिंगटन अगले कमिंग वीक में बातचीत करने जा रहा है इजराइल और लेबनान को वहां बिठाकर। आपके ख्याल में एक साइड पर ये इजराइल लेबनान का मामला हो, दूसरी साइड पर ईरान अमेरिका का मामला है, पैरेलल ये दोनों मामलात को इस वक्त अमेरिका लेकर चलना चाह रहा है। अमेरिका वाकई इन तमाम मामलात से इस वक्त बैकआउट करना चाह रहा है, हतमी तौर पर वो चाहता है कि ये हल की तरफ बढ़े। क्या सब दिखावा और ऑप्टिक्स है? जी, उसके अमेरिका को शायद उसके हल के ऊपर इतना कोई दिली लगाव ना हो, लेकिन इस वक्त जो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन है वो ट्रंप साहब के काफी खिलाफ हो गया इस ईरान जंग के बाद, और उनकी पॉपुलर जो रेटिंग्स हैं वो बहुत नीचे जा रही हैं। उसको ओवरकम करने के लिए उन्हें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए। ईरान वाला तो मामला था ही नहीं, चंद हफ्ते पहले तक वो उन्होंने 28 फरवरी को नेतन्याहू के उकसाने के ऊपर आके जंग में घुस गए और फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो अब वो ट्रैप है इस मामले के अंदर, उससे निकल जाएंगे जितना जल्दी तो उनको फेस सेविंग भी मिल जाएगी और अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए भी कोई रास्ता मिल जाएगा। ये बात जो दुरानी साहब कह रहे हैं, सबसे बड़ा स्पॉइलर जो है वो इसराइल है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इस बातचीत के अमल को तोड़ने का अगर कोई एक खतरा है तो वो खतरा इसराइल से शुरू होता है और वही खत्म होता है। जैसे ही बातचीत के लिए पीस टॉक्स वाला और सीज फायर की बातें हुई, उसने फौरी तौर पर लेबनान के ऊपर हमला करके सैकड़ों अफराद को शहीद कर दिया। अब हिजबुल्लाह के ऊपर या यमन में हौसियों के ऊपर या हमास के ऊपर अगर अमेरिका कोई ऐसा रास्ता निकालता है कि कोई एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकल आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे पूरे मिडिल ईस्ट में अमन रिस्टोर हो सकता है। ट्रंप साहब की जो ट्वीट्स हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से, उसको पढ़ने के बाद ये तासुर मिलता है कि वो कुछ करके कुछ अचीव करना चाहते हैं। ट्रंप को कोई ट्रॉफी चाहिए, वो नोबेल पीस प्राइज के लिए वो मैंने 8 जंगे बंद करवा दी और पता नहीं क्या कर दिया, वो 220 दफा उन्होंने क्या 220 दफा उन्होंने कह के ना पूरी दुनिया को ये बात याद करा दी थी कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो अब एक्चुअली वो अगर कुछ करें, इस जंग को शुरू करने वाले तो वही हैं, वो इस वक्त अटैकर वही हैं। इश्ताल उन्होंने किया, अग्रेशन उन्होंने किया, स्कूल पे हमला करके वो 168 बच्चे जो थे उन्होंने शहीद किए। लेकिन अभी भी उनके पास मौका है कि अगर कुछ गुड सेंस उनमें बाकी है तो इस पूरे मामले को जितना जल्दी अच्छे तरीके से समेट सकते हैं समेटें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन यहाँ ईरान की भी जिम्मेदारी है इस मामले के ऊपर। तो अग्रेशन अमेरिका और इसराइल ने किया है, हम मुकम्मल तौर पर ईरान को सपोर्ट करते हैं। ईरान से जो उसके अरब हमसाए हैं वो बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है, और ये टू वे चीजें होती है ना, आपको बकाए बामी के असूलों को सामने रख के चलना चाहिए। तो ईरान को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी कि सऊदी अरब के साथ उसकी कुछ कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाए, जो गल्फ कंट्रीज बाकी हैं वहां पर थोड़ा सा खौफ की फिजा कम हो, जिसकी बिना पर वो अमेरिकी अड्डे लेकर बैठे हुए हैं कि ईरान हमला करेगा तो अमेरिका हमें बचाएगा। अमेरिका ने बचाया उन्हें कोई नहीं, लेकिन वो खौफ को कम किया जा सकता है कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ। तो पहला मरहला तो ईरान और अमेरिका के माबैन है कि तनाज़ा किसी हद तक समेटा जाए। अगला मरहला ये अरब दुनिया और ईरान के दरमियान भी होना चाहिए कि इनके दरमियान कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, तब ये खिता बेहतरी की जानिब जा सकता है। इसराइल को ये सूट नहीं करता किसी भी सूरत। इसराइल का तो पसंदीदा अमल ये होता कि इस जंग के दौरान जब वो ईरान फायर करता था कोई मिसाइल या ड्रोन यूएई या सऊदी अरब की तरफ से, तो जवाबी तौर पर सऊदी अरब से भी एक मिसाइल आ जाता। तो इन अरबों ने इस मामले में बहुत अच्छी सेंस का मुजाहरा किया। पाकिस्तान का रोल भी है उसमें, पाकिस्तान उनको कायल करता रहा कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, क्योंकि इससे दो मुस्लिम मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। तो अल्लाह करे कि ये कॉमन सेंस सारों में प्रिवेल करे और सारे इस खिते के अमन और तरक्की की तरफ सोचे, फिर रास्ता निकला।